जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पैमाने के प्रतिफल पर। तो आइए समझते हैं। तो पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं, इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि हम पढ़ क्या चुके हैं, ताकि हमें आसानी से ये चीज समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है क्या, उत्पादन। उत्पादन पढ़ा, उत्पादन की परिभाषा समझी कि क्या होती है। उसके बाद फिर हमने पढ़े उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधनों में हमने समझा कि उत्पादन में कौन कौन से साधन काम आते हैं। साधनों के बाद फिर हमने पढ़ा उत्पादन फलन। ये जो उत्पादन फलन था, उत्पादन फलन क्या दिखाता है? उत्पादन फलन हमें बताता है कि साधनों में किस प्रकार का संबंध होता है उत्पादन और उत्पादन के साधनों में। मतलब कि एक प्रकार से हमने संयोग बनाए हुए थे कि कौन से संयोग से कितना अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। और उत्पादन फलन के अंतर्गत ही हमने दो प्रकार के फलन समझे हुए थे। कौन कौन से? एक तो अल्पकाल और एक दीर्घकालीन। एक अल्पकालीन और दूसरा दीर्घकालीन। अब यदि हम इन दोनों की बात करें, अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन की, तो अभी तक जो हमने पीछे की क्लास में समझ लिया है, जैसे कि हमने उत्पत्ति वृद्धि नियम समझा, उत्पत्ति ह्रास नियम समझा, उत्पत्ति समता नियम समझा, तो यदि इनकी बात करें तो ये किस में आते हैं? अल्पकालीन उत्पादन फलन में आते हैं। मतलब कि छोटे समय में। अल्पकाल क्या होता है? छोटे समय होता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा ऑर्डर मिला और उसे 2-3 दिन में कंप्लीट करना है, तो 2-3 दिन में उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तो ये बहुत छोटा समय है। और इतने छोटे समय में केवल कुछ ही साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि श्रम हुआ, श्रम में परिवर्तन कर सकते हैं। और यदि 10 से 15 दिन का समय है तो फिर हम पूंजी में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ये क्या है? ये सबसे ज्यादा परिवर्तनशील साधन है, पूंजी और श्रम। लेकिन बाकी के जो साधन है, जैसे कि मशीन हुआ, भवन हुआ, ये सब क्या है? ये स्थिर साधन है। इन्हें हम अल्पकाल में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इन्हें परिवर्तित कर पाएंगे केवल हम दीर्घकाल में। तो जो अल्पकालीन उत्पादन फलन था, जिसके अंतर्गत हमने जो उत्पत्ति के तीनों नियम समझे हुए हैं वो आते हैं। और यदि अब हम दीर्घकालीन की अवधारणा लें, मतलब दीर्घकालीन उत्पादन फलन की अवधारणा को समझें, तो उसके अंतर्गत जो आते हैं वो पैमाने के प्रतिफल आते हैं। अब जरा हम इन्हें समझ लें। तो हमने उत्पत्ति नियम के, उत्पत्ति जो ह्रास नियम है, उत्पत्ति समता नियम है और उत्पत्ति वृद्धि नियम है, उसके अंतर्गत क्या समझा हुआ है कि जब भी हम कुछ साधनों को स्थिर रखते हैं और कुछ साधनों में परिवर्तन करते हैं, तो उनके संयोग बनते हैं और उन संयोगों के द्वारा हम उत्पादन की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं, पूरी करते हैं। और जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है, वो जो उत्पादन होता है पहले तो बढ़ती हुई दर से प्राप्त होता है। जो उसकी दर रहती है बढ़ने की, मतलब बढ़ती हुई रहेगी। एक बिंदु के बाद घटना प्रारंभ हो जाती है और फिर एक बिंदु के बाद कम भी होने लगती है, माइनस में पहुंच जाती है। मतलब उत्पादन बढ़ता नहीं है, घटने लगता है। तो कुल उत्पादन जहां बढ़ती हुई दर से बढ़ता है पहले, उसके बाद एक टर्न आता है जहां से कम होने लगता है, उस बिंदु को हम मोड़ का बिंदु कहते हैं। ये सारी चीजें हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। सभी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आपने यदि नहीं देखी है तो वो जाके आप देख सकते हैं। आज हम जिस चीज की बात करने वाले हैं, पैमाने के प्रतिफल, तो इस चीज को ध्यान रखना कि जो हमने उत्पादन पढ़ा, उत्पादन के साधन पढ़े, उत्पादन फलन पढ़ा, उत्पादन फलन के प्रकार पढ़े, उन दोनों में से जो अल्पकालीन उत्पादन फलन था और दीर्घकालीन उत्पादन फलन था, तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत ये पैमाने के प्रतिफल आते हैं। अब ये पैमाना क्या होता है, इसको भी समझना जरूरी रहता है। देखिए, अल्पकाल में तो हम कुछ साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में, जैसे 1 वर्ष का समय है, 2 वर्ष का समय है, तो उसमें हम सारे साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। चाहे वह मशीनरी हो, चाहे पूंजी हो, चाहे श्रम हो, भूमि हो, हमारा मशीन जो भवन है फैक्ट्री का वो हो, उसको भी बढ़ा सकते हैं। सभी साधन परिवर्तनशील रहते हैं। मतलब क्या हो जाता है, जो हमारा स्तर रहता है परिवर्तन का वो बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं पैमाना। अब पैमाने में जो परिवर्तन किया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप जो उत्पादन में परिवर्तन होता है, जो प्रतिफल हमें प्राप्त होता है, उसी को हम कहते हैं पैमाने के प्रतिफल। इतना समझ में आ गया? हमें गौर करना है बस शब्दों पर। पैमाने का शब्द का मतलब हम क्या निकालते हैं? पैमाना मतलब कि जैसे बात करते हैं हम बड़े पैमाने पर,
या फिर छोटे स्तर पर। तो जब हम बड़े स्तर की बात करते हैं तो वहां स्तर की बात ना करके हम किसकी बात करते हैं, पैमाने की। तो पैमाने एक शब्द का अर्थ क्या है, बड़े स्तर पर, मतलब कि जो हमारा उद्योग है उसके सभी संसाधनों में एक निश्चित अनुपात में हम क्या कर दें, वृद्धि कर दें। जैसे हमारे पास एक फैक्ट्री है, हम एक और फैक्ट्री लगा लें, 4 मशीनें हैं, 4 मशीनें और बढ़ा लें, या फिर 2 मशीनें बढ़ा लें, या फिर 1 मशीन, जितनी भी हम बढ़ाना चाहते हैं। तो एक क्या रहता है, एक निश्चित अनुपात में सभी साधनों में वृद्धि की जाती है। अब नया भवन बनाएंगे तो वहां पर नई मशीनें भी आएंगी, नई मशीनें आएंगी तो श्रमिक भी लगेंगे। इस प्रकार से सभी साधनों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उसी चीज को हम, उसी बात को क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं। और पैमाना मतलब कि पैमाने में हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप उसके प्रतिफल में भी वृद्धि होनी चाहिए। प्रतिफल मतलब कि उत्पादन। अब उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो उसी को क्या कह रहे हैं, पैमाने के प्रतिफल। इतना समझ में आ गया। अब इसकी देखिए जरा परिभाषा पर बात कर ले हम। परिभाषा क्या दी हुई है, पैमाने के प्रतिफल का विचार इस बात का अध्ययन करता है कि यदि सभी साधनों में आनुपातिक परिवर्तन कर दिया जाए ताकि साधनों के मिलने का जो अनुपात है वो स्थिर रहे, तो उत्पादन में किस प्रकार का परिवर्तन होगा उसे ज्ञात किया जाता है। ये इसकी परिभाषा है। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो भी कमेंट करना है, आ गया है तो भी कमेंट करके बताना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज ऐसी है कि हम इसमें जितनी सारी बातें करेंगे उतना समझ सकते हैं आसानी से, लेकिन जितना हम डीप जाएंगे, अंदर जाएंगे, उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें बस ध्यान यही रखना है कि जो पैमाने का प्रतिफल है उसका अर्थ, सीधा सीधा अर्थ ये है कि जब हम बड़े स्तर पर मतलब कि दीर्घ काल में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे उत्पादन में परिवर्तन होता है उसे हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। इतना आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं इसकी अवस्थाएं। तो पैमाने के प्रतिफल की जो अवस्थाएं हैं वो 3 अवस्थाएं होती हैं। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल, पैमाने का स्थिर या फिर समान प्रतिफल, पैमाने के घटते हुए प्रतिफल। ये 3 अवस्थाएं हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, मान के चलिए हम जो हमारा उद्योग है उसमें वृद्धि करते हैं, सभी साधनों में परिवर्तन करते हैं। और सभी साधनों में परिवर्तन कब संभव होता है, दीर्घ काल में। ये बात गांठ बांध के रखना, इसको बहुत जरूरी है कहना। यदि आप इस चीज को नहीं कहोगे तो फिर आपका जो आंसर है वो गलत हो सकता है। चलिए अब सबसे पहले हम पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की बात करते हैं। बढ़ते प्रतिफल की मतलब कि मान लीजिए हमने साधनों में, जो उत्पादन के साधन है उसमें वृद्धि की, उसके वृद्धि करने के परिणाम स्वरूप उत्पादन में भी वृद्धि होगी। लेकिन उत्पादन में किस दर से वृद्धि होगी, मान के चलिए हमने जो हमारे साधन है उसमें 10% की वृद्धि की है। कितने प्रतिशत की, 10% की। अब यदि उत्पादन में वृद्धि हो जाए 20%, मतलब हमने जो साधन थे उनमें बढ़ाए है, कितनी प्रतिशत की वृद्धि की है, 10% की, लेकिन उत्पादन में वृद्धि दुगनी हो गई है, कितनी, 20% की। तो इस प्रकार का जो उत्पादन रहता है, इस प्रकार के जो प्रतिफल हमें प्राप्त होते हैं उसे हम बोलते हैं पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल। दूसरा देखिए, पैमाने का स्थिर या फिर समान प्रतिफल। समान में क्या होगा, जब हमने 10% की वृद्धि की है साधनों में, तो उत्पादन में भी कितनी वृद्धि हो, उत्पादन में भी हमें 10% की वृद्धि महसूस हो या 10% की वृद्धि निकल के आए, तो उसे हम बोलते हैं पैमाने का स्थिर या फिर समान प्रतिफल। दोनों क्लियर हो गए हैं? मान के चलिए हम पहले सबसे शुरुआत में 2 मजदूरों का प्रयोग कर रहे हैं। 2 मजदूरों का प्रयोग कर रहे हैं तो यहां ले लीजिए 2 मजदूर हमने लगाए हुए हैं और बाकी के साधन लगाए हुए हैं, और हमें जो उत्पादन प्राप्त हो रहा है वो 10 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त हो रहा है। यहां मान के चलते हैं हम इसमें दोगुना कर देते हैं, 4 मजदूर लगा देते हैं, लेकिन हमें जो मिलना चाहिए था, यदि हम 4 का इससे करेंगे तो ये भी दुगना होना चाहिए था, ये हो जाता 20। लेकिन 20 की जगह पर मान लीजिए कितना मिल रहा है, हमें 30 उत्पादन मिल रहा है 2 मजदूर और बढ़ाने से। मतलब उत्पादन अधिक अनुपात में बढ़ रहा है। जो साधनों में जो अनुपात हमने लिया है वो 2 गुना लिया है, 2 अनुपात कर दिया है कि 2 गुने हमने साधन कर दिए हैं, लेकिन उत्पादन कितना हो गया है,
3 गुना हो गया है। तो उत्पादन अधिक हो रहा है, मतलब कि जो प्रतिफल हमें प्राप्त हो रहा है वो अधिक हो रहा है। तो ये क्या है, बढ़ते हुए प्रतिफल। और यहाँ पर यदि समान हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 पहले लगाए हमने तो 10 मिल रहा था हमें उत्पादन, और 2 और बढ़ा दिए थे 4 हो गए हैं, तो कितना हो गया है 20, मतलब कि समान ही हुआ है। जो 2 लोग कर रहे थे वो 4 लोग सेम कर रहे हैं। 2 दूनी कितना, मतलब कि एक व्यक्ति 5 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है, तो 2 मजदूर और बढ़ाए हैं तो 10 इकाइयां और बढ़ गई हैं, तो समान मिल रहा है, तो वो क्या हो जाते हैं, पैमाने के स्थिर या फिर समान प्रतिफल। अब घटते प्रतिफल को समझिए, एक ही उदाहरण से हम सब कुछ समझ सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमने 10% की वृद्धि की उत्पादन के साधनों में, लेकिन हमें जो उत्पादन में वृद्धि हुई है वो इससे कम हुई है। इससे कम मतलब मान के चलिए 8% की वृद्धि हुई है केवल उत्पादन में। हमने साधन कितने प्रतिशत बढ़ाए हैं, 10%, और हमें वृद्धि कितनी मिली हुई है, 8%। तो ये क्या है, घटता हुआ मिल रहा है उत्पादन। उत्पादन कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, ना कि बढ़ रहा है। साधन भले ही हम बढ़ा रहे हैं लेकिन उत्पादन घटता हुआ प्राप्त हो रहा है। तो जो प्रतिफल हमें मिल रहा है वो घटती हुई दर से मिल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पैमाने के घटते प्रतिफल। ये क्या हो गए हैं, ये 3 अवस्थाएं हो गई हैं। ये किस में लागू होती हैं, दीर्घकाल में। अल्पकाल में हम पहले समझ चुके हैं सारे, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। उसके अंतर्गत जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है वो हमने समझा है, जिसमें हमने कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन का उदाहरण लेके उसको आसानी से समझा। चलिए, इतना समझ में आ गया। बड़ा ही सिंपल है, सरल है। इस प्रकार से उदाहरण लेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा, और ज्यादा अंदर जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसी प्रकार से समझने का आप प्रयास करो। आपकी पुस्तक में भी बहुत आसान तरीके से दिया हुआ है, इसी प्रकार का उदाहरण है, उसको लेके भी समझोगे तो भी समझ में आ जाएगा। अब ये 3 तो इसकी अवस्थाएं हो गई हैं। अब देखिए, अब इसको हम समझ लेते हैं ग्राफ पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ग्राफ यदि हमने उसका विश्लेषण ठीक तरीके से कर दिया तो हमारे 10 मार्क्स में से 10 मार्क्स कहीं नहीं जाते हैं। चलिए, अब ग्राफ पर आ जाइए। तो ये जो खड़ी वाली लाइन होती है ये कौन सी होती है, बाय एक्सिस, और ये आड़ी नीचे जो रहती है ये होती है एक्स एक्सिस, ये हम सभी जानते हैं। अब बाय एक्सिस पर यहाँ पर पूंजी ली है, जिसे हमने के से प्रेजेंट किया है, मतलब कि कैपिटल, और नीचे वाली एक्स एक्सिस पर श्रम लिया है, जिसे एल से प्रेजेंट किया है। अब बाकी अभी सब छोड़ दो, आप यहां से इस प्रकार की जो सीधी रेखा देख रहे हो, कौन सी रेखा, ओ से लेकर एस तक, ये जो सीधी रेखा बनी हुई है ये क्या बता रही है, ये बता रही है साधनों का स्थिर अनुपात। कौन सा, साधनों का स्थिर अनुपात, मतलब कि साधनों का पैमाना बता रही है कि कितने प्रतिशत हम इसमें वृद्धि करेंगे। और ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहे हैं ये 7 कर्व हैं, इसे हम आइसो प्रोडक्ट कर्व कहते हैं, समुत्पात वक्र। इसे हम आईपी से प्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया IP1, ये IP2, ये IP3, ये IP4 हो गया, ये IP5 हो गया, और ये IP6, और ये IP7। ये क्या हो गए हैं, समुत्पात वक्र हो गए हैं। अब देखिए, प्रत्येक जो आइसो प्रोडक्ट कर्व है ये क्या बता रहा है, हमें उत्पादन की इकाइयां बता रहा है कि 100 इकाइयां बढ़ाने पर हमें कितने साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार से 700 इकाइयां प्राप्त करने के लिए हमें कितने साधनों की आवश्यकता होगी। अब यहां से इस प्रकार से हम समझेंगे। देखिए, इस पर क्या बना हुआ है हमारा, किसको प्रदर्शित कर रहे हैं हम, पूंजी को, और नीचे श्रम की इकाइयां। अब यदि हम यहां पर देखें, के से लेकर ए और ए से लेकर एल, यहां तक जो पहला समुत्पात वक्र हमारा बन रहा है ये क्या दर्शा रहा है कि यहां ओ से लेकर के तक की इकाइयां पूंजी की और ओ से लेकर एल तक की इकाइयां श्रम की, मिलाकर इतना उत्पादन हमें प्राप्त होगा, 100 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त होगा। और यदि, अब एक बात यहां पर ध्यान रखना, यहां जो गैप बना हुआ है ये वाला गैप, मतलब कि ओ से लेकर ए तक का गैप और ए से लेकर बी तक का गैप, आपको इसमें डिफरेंस समझना है। किस प्रकार से कि ये जो लंबाई है ये लंबाई अधिक है, मतलब कि ओ ए की लंबाई जो है वो अधिक है किससे, ए बी से। क्यों अधिक है, अब देखिए,
इसमें क्या होता है कि जब हम सबसे पहले कोई उद्योग लगाते हैं तो हमें कई सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। भूमि की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, नए नए श्रमिक भी लगाना पड़ता है, उन पर फिर ट्रेनिंग के लिए भी खर्च करना पड़ता है जिससे उनकी कुशलता बढ़ जाए, नई नई मशीनरी भी लगानी पड़ती हैं। तो पहले जो खर्च होता है, मतलब कि पहली स्थिति में हम ये समझते हैं कि पहले 100 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें सबसे अधिक संसाधन इसमें लगाने पड़ेंगे। फिर अगली 100 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें इससे कम साधन लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है पहले से कुछ पूंजी भी होगी, कुशल श्रमिक भी होंगे जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह लगा देंगे और उनके साथ कुछ अकुशल श्रमिक लगा देंगे तो वो उनको सिखा देंगे। इस प्रकार से ये माना जाता है कि दूसरी अवस्था में कम संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो यहां जो प्रतिफल हमें प्राप्त होंगे ये किस प्रकार के होंगे? फिर ये होंगे बढ़ते हुए प्रतिफल। किस प्रकार से बढ़ते हुए? अब देखिए यहां पर इस प्रकार से हम देखें, जैसे कि ओ ए ग्रेटर देन किससे है? ए बी से, और ए बी ये भी ग्रेटर देन किससे है? बी सी से। तो यहां जो प्रतिफल हमें मिल रहे हैं ये किस प्रकार के मिल रहे हैं? बढ़ते हुए प्रतिफल, बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। यहां पर जो पैमाना आपका बढ़ाया जा रहा है पहले स्तर पर, यानी कि जो ओ से लेकर के इकाइयां पूंजी की और ओ से लेकर एल इकाइयां श्रमिकों की लेकर जो पैमाना तैयार किया गया है उससे 100 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, और 200 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त करने के लिए उससे कम हमें श्रमिक भी लगाना पड़ेंगे, कम पूंजी भी लगाना पड़ेगी। इससे क्या होगा? उत्पादन जो बढ़ेगा वो तो अधिक बढ़ेगा, मतलब जो हमने साधनों का प्रतिशत बढ़ाया है वो तो कम बढ़ाया है, लेकिन उत्पादन 200 इकाइयों का दुगना हुआ है। तो ये किस प्रकार के हैं? बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। अब देखिए दूसरी अवस्था समझते हैं। दूसरी अवस्था में देखिए, एक जब मान के चलिए हमारे पास 4 मशीन है, 4 मशीनों पर हम 4 मजदूर लेके चलेंगे तो 16 मजदूर हुए। अब 16 मजदूर जब बराबर हो जाते हैं, पहले हम बराबर नहीं रहते हैं तो उत्पादन कम होगा, लेकिन सभी पर 4 हो जाएंगे तो उत्पादन फिर क्या होने लगता है? जितनी उसकी क्षमता होती है मशीन की और श्रमिकों की मिलाकर उतना उत्पादन होने लगता है। तब जाके क्या हो जाता है? जैसे यहाँ जो 2 ग्राफ आपको दिख रहे हैं, आईपी कर्व दिख रहे हैं, ये क्या है? समान डिस्टेंस के हैं। यहाँ पर देखिए CD बराबर है DE के। यहाँ पर उत्पादन किस प्रकार का मिलेगा? समान। कौन सी स्थिति पैदा होगी? पैमाने के स्थिर या फिर समान प्रतिफल की। यहाँ पर जितने प्रतिशत हम साधनों में परिवर्तन करेंगे उतने प्रतिशत ही हमें उत्पादन प्राप्त होगा। और अब तीसरी अवस्था यहां पर देखें हम ग्राफ में, तो तीसरी अवस्था में देखिए यहां क्या हो रहा है? यहां EF ये छोटा है FG से। इसका मतलब क्या हुआ? यहां इसके डिस्टेंस पर और इसके डिस्टेंस पर हम गौर करेंगे तो EF का मतलब कि बिंदु E से लेकर बिंदु F तक का जो डिस्टेंस है वो कम है। किससे कम है? F से लेकर E तक के कर्व से। अब ये जो कम है ये क्या दिखा रहा है कि अब यदि हमें और उत्पादन में वृद्धि करनी है तो फिर क्या करना होगा? फिर और अधिक संसाधन लगाने होंगे, क्योंकि हमारी जो मशीनों की क्षमता है उत्पादन करने की वो पूरी हो चुकी है। अब यदि और उत्पादन करना है तो फिर क्या करना होगा? हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए जो हमारे साधन हैं उनमें भी वृद्धि करनी होगी, तब जाके ये लास्ट वाली जो स्थिति है वो हमें प्राप्त होगी। मतलब कि 600 इकाइयों का यदि हमें उत्पादन चाहिए तो फिर हमें ओ से लेकर यहाँ कहीं मान लीजिए ये टच होगा, इस प्रकार से ये कर्व बनेगा। इतनी इकाइयां पूंजी की और इतनी इकाइयां श्रम की मिला के तब जाके हम 600 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। ये हो गया। ये है इसकी तीनों अवस्थाएं। ग्राफ बड़ा सिंपल है, बड़े सिंपल तरीके से हमें समझना है और बिल्कुल सिंपल तरीके से ही उसकी व्याख्या करनी है। अब व्याख्या किस प्रकार से करनी है? जो हमने समझ लिया है बस उसी को हमें लिख देना है। बस हमें किसका ध्यान रखना है? मार्किंग का ध्यान रखना है। मार्किंग का ध्यान हमने रख लिया तो हम सब कुछ आसानी से कर लेंगे, और यदि मार्किंग का ध्यान नहीं रख पाए तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चलिए इतना समझ आ गया। अब क्या रह गए हैं? पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल के कारण, ये और समझ लेते हैं। मैंने आपकी दोनों बुक देखी हुई हैं,
शिवलाल की पुस्तक भी देखी हुई है, और इसके अलावा जो दूसरी आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक है वो भी देखी हुई है, उसमें भी किसी के कारण नहीं दिए हुए हैं, केवल शिवलाल पुस्तक में आपके ये 3 कारण दिए हुए हैं, तो उनको समझ लीजिए। एनसीईआरटी की पुस्तक में नहीं है, मतलब कि ये पूछे जाना बहुत कम है, बहुत ही लेस इनका चांस है, बहुत कम चांस है, ठीक है। फिर भी हम समझ लेते हैं। पहला कारण है विशिष्टीकरण। अब देखिए, जब हम हमारा जो संगठन रहता है उसमें वृद्धि करते हैं तो उत्पादन बढ़ना लाजमी होता है, यही इसकी विशेषता है। अब ज़्यादा हम मजदूर लगाते हैं तो क्या कर सकते हैं, देखिए, एक मजदूर मशीन पे रहेगा, एक जो उत्पादन होगा उसको ले जाने के लिए काम आएगा, दूसरा मजदूर पैकिंग करेगा, तीसरा मजदूर उसको स्टोर में जमा करेगा। इस प्रकार से क्या हो जाता है, मजदूरों में एक विशिष्टता आ जाती है, कुशलता आ जाती है, जिससे उत्पादन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसी कारण हमें पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा समझिए, अभिभाज्यता। अभिभाज्यता क्या होती है, जो साधन होते हैं, कौन से साधन, उत्पत्ति के साधन, जैसे कि मशीनरी हुआ, भूमि हुआ, इन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते। विभाजिता का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे श्रमिक है, श्रमिक को हम अलग अलग कर सकते हैं, एक व्यक्ति को अलग कर देंगे, 2 व्यक्ति को अलग कर देंगे। इनकी जो उपयोगिता बढ़ती है, इन पर जब अधिक मजदूर होंगे तभी जाके इनकी उपयोगिता हमें प्राप्त होती है, मतलब इनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वह हमें पूर्ण रूप से तब मिल पाती है जब इनके ऊपर अधिक संख्या में लोग काम करेंगे, अधिक संख्या में दूसरे साधन काम करेंगे, और पैमाना हम बढ़ा देंगे। मतलब क्या कर रहे हैं, श्रमिकों की संख्या या फिर हमारे जो उत्पत्ति की जो भी साधन है उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, तो फिर इससे हमें अभिभाज्यता प्राप्त हो जाती है, अधिक लोग काम करते हैं और हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। ये दूसरा बिंदु है। इसका जो आपकी पुस्तक में जो पॉइंट दिए हैं उसका कहने का मतलब बस इतना ही है, इसे हमने समझ लिया तो उसे फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए, आकार संबंधी कुशलता मिल जाती है। आकार संबंधी कुशलता किस प्रकार से मिल जाती है, अब देखिए, जैसे कि हम एक छोटा बॉक्स लें, छोटे बॉक्स में हम कम माल जमा कर पाएंगे, कम पैकिंग कर पाते हैं, लेकिन इसी के स्थान पर यदि हम बड़ा बॉक्स लें तो उसमें अधिक माल हम रख पाएंगे। तो अधिकता का जो संबंध है वो बस यही है कि आकार यदि बढ़ जाता है तो लोगों के अंदर कुशलता आ जाती है, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। ये 3 कारण इसके दिए हुए हैं। इतना समझ में आ गया। इससे ज़्यादा अब हम कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि और डीप जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके अंतर्गत बहुत कुछ रहता है जो कि अब आप आगे की कक्षाओं में समझेंगे। अभी इस क्लास में बस इतना ही है, इतना समझिए, इतना ही परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और यदि दोबारा से चर्चा करने की आवश्यकता है तो हम दोबारा से भी चर्चा कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।